हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, हम साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और जो हमारी सीरीज हैं वो जो आगामी हमारा एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सीरीज स्टार्ट की थी। और मैंने बोला था आपको कि जो आपका जो साइंस का जो पोर्शन होगा ग्रुप डी के अंदर वो 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। तो 15 में से 15 क्वेश्चन हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हमारे 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक हो। अगर 15 तो टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन की गारंटी है कि जो हमारी सीरीज रहेंगी उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको देखो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम दे करके वापस आओगे तब आपको फील होगा कि जो सर ने बात बताई वो बिल्कुल सही थी। और इन्हीं सीरीज में से 10 से और 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की सीरीज देखो, इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है। तो जो हर वीडियो है हमारा उसके अंदर हम 10 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और उनको डिटेल से अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब ये ही एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं तो हो सकता है कि इसके दाएं बाएं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर उससे जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे दाएं बाएं से क्वेश्चन आएगा, वो भी हमारा क्वेश्चन जो हमारी सीरीज है उसके अंदर ठीक हो जाएगा। तो आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि आज 16 सितंबर है। क्या है? 16 सितंबर। और 16 सितंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो इसी पे बेस है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, वो वायुमंडल की कौन सी, जो वायुमंडल के अंदर जो मंडल होते हैं, कौन से मंडल के अंदर पाई जाती है ओजोन, और उसका किलोमीटर भी बताना है आपको कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारा वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर सबसे नीचे तो क्या होता है? सबसे जो नीचे लेयर रहेगी वो लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में सेकंड नंबर आता है समताप मंडल का। किसका आता है? समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में क्या होता है हमारा? समताप मंडल के बाद में आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल। फिर आता है बहिर्मंडल। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो सबसे फर्स्ट जो मंडल होता है वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल होता है। तो मैं बता देता हूं, जो क्षोभ मंडल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल को, मध्य मंडल को मीजोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर, और बहिर्मंडल को एक्सोस्फियर बोला जाता है। इसके किलोमीटर भी आपको ध्यान होना चाहिए। जो क्षोभ मंडल होता है वो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 किलोमीटर से 18 तक। जो हमारे ध्रुव होते हैं ना पृथ्वी में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो ध्रुव के ऊपर जो क्षोभ मंडल होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। अगर हम विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा होती है, उसकी बात करें तो उससे कितनी होती है? 18 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना आपको, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से 8 किलोमीटर, और जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, उससे कितनी होती है? 18 किलोमीटर। और जो क्षोभ मंडल होता है इसी के अंदर क्या होते हैं? हमारे जो बादल होते हैं या बारिश से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, जो बादल होते हैं, ये सभी प्रोसेस कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल के अंदर। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी रहेगी?
50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। तो 8 से 18 तक क्षोभ मंडल हो गया, 18 से फिर 50 तक क्या हो जाएगी? समताप समताप मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल तो क्या रहेगा, जो हमारी अर्थ है ना, उसकी जो अर्थ की सरफेस रहेगी उससे 8 से और 18 किलोमीटर होती है। फिर 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या होती है? समताप मंडल होती है। और समताप मंडल में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है? इसके अंदर जो वायुयान होते हैं हमारे, वायुयान, तो वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। इसी कारण इसको हम बोलते हैं आदर्श मंडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आदर्श मंडल। इसके अंदर वायुयान आसानी से उड़ते हैं। तो जो हमारे जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होता है, वो क्या होता है? जो बादल होते हैं उनसे क्या होता है? ऊपर होता है। और इसी के अंदर समताप मंडल में क्या पाई जाती है? हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। जो ओजोन लेयर होती है हमारी, वो पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। कहाँ होती है? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में क्या होती है? हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पाई जाती है? 15 से 35 किलोमीटर में। और अगर मंडल पूछा जाए तो समताप मंडल। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर की बात करें, मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल की होती है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक होती है? 80 किलोमीटर तक। और जो मध्य मंडल होता है इसके अंदर क्या होता है? जो उल्का संबंधित, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का से संबंधित जो प्रोसेस होती है वो इसी के अंदर होती है। या फिर बोलें तो इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर हम बोलें कि सबसे कम टेम्परेचर इसी का होता है। क्या होता है? सबसे कम तापमान कौन से मंडल में होता है? मध्य मंडल या मीजोस्फेयर में होता है। और इसी में उल्का संबंधित घटनाएं होती हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है, 50 से 80। और इसका टेम्परेचर क्या होता है? सबसे कम। इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, आयन मंडल दे रखा है, तो आयन मंडल कहाँ तक होता है? 640 किलोमीटर तक। 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक होता है। और जो आयन मंडल होता है इसके अंदर क्या होती है? जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे, जैसे जो हमारा जो रेडियो तरंगे होती हैं जो ऊपर जाकर के वापस नीचे आती हैं, जैसे हमारा टीवी चलता है, टेलीविज़न, वो सभी जो तरंगे ऊपर जाती हैं उसके बाद में आयन मंडल से टकरा करके क्या आती हैं? वापस अर्थ के ऊपर आती हैं। तो वो सभी प्रोसेस किस में होती हैं? आयन मंडल में होती हैं। और इसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा लास्ट हम बात करें बहिर्मंडल, तो 640 किलोमीटर से फिर आगे ऊपर तक क्या होता है? इसकी कोई लेंथ नहीं है। फिर क्या रहेगा? हमारा बहिर्मंडल होता है, एक्सोस्फीयर होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल, इसको हम क्या बोलेंगे? जो क्षोभ मंडल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये लेंथ, इनकी ऊंचाई ध्यान रखनी है आपको। 8 से और 18 ध्रुवों पर 8 होती है, विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की। और 18 से लेकर के 50 तक समताप, 50 से 80 मध्य मंडल, 80 से 640 आयन मंडल। और उससे ऊपर क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। इसके अंदर बादल और बारिश से संबंधित घटनाएं होती हैं। इसके अंदर क्या रहेगा? जो वायुयान उड़ते हैं। और इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर ही। क्या? और उसकी जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसकी लेंथ क्या होती है? 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, किस वायुमंडलीय परत में अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन होती है? तो ओजोन किसके अंदर होती है? समताप मंडल के अंदर होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए वाला, समताप मंडल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये ध्यान रखना आपको। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, जो आज ही है। क्योंकि जो ओजोन दिवस है, जो हमारा ओजोन दिवस रहेगा वो 16 सितंबर, जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा के अंदर हुआ था। उसमें यही बोला गया था कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है?
जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, पैरा बैंगनी किरणें आती हैं, उनको क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है। अगर वो अवशोषित न करे और अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें, पैरा बैंगनी किरणें अगर सीधी अर्थ के ऊपर आएंगी तो वो क्या करती हैं, जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ाती हैं, या फिर डिजीज को भी क्या करती हैं, जो रोग होते हैं जैसे कैंसर संबंधित रोग होते हैं उनको क्या करती हैं, वो इंक्रीज कर देती है। इसी कारण उनको ऊपर ही रोकना क्या होता है, जरूरी। और उनको रोकती कौन है, ओजोन लेयर। इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए सुरक्षात्मक कवच का कार्य करती है। क्या करती है, सुरक्षात्मक कवच का काम। लेकिन जो हमारी जो एसी है, फ्रीज है, उससे निकलती है CFC। कौन सी गैस निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या करती है, इनको नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। इसी कारण अब जो एसी और फ्रीज होते हैं उनके अंदर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बंद हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि जो CFC होती है वो ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करती है, उसको पतला कर रही है। अगर ओजोन लेयर में अगर छेद होगा, पतली होगी, तो अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थ के ऊपर आएंगी, अर्थ के ऊपर आएंगी तो वो हमें नुकसान करेंगी। तो मैंने बता दिया, जो मॉन्ट्रियल समझौता था 16 सितंबर 1987 को कनाडा के अंदर हुआ, उसी में डिसाइड किया गया कि ओजोन को जो नुकसान पहुंचा रही है गैसें हैं, अदर पोल्यूटेंट हैं, उनका क्या करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में 16 सितंबर 1995 से लगातार हम ओजोन दिवस मना रहे हैं 16 सितंबर को। तो मॉन्ट्रियल समझौता तो कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ। 16 सितंबर 1995 के बाद में हम लगातार क्या कर रहे हैं, ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि फारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर पठन होगा। देखो एक तो होता है डिग्री फारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें कन्वर्जन कैसे होता है। डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। इसमें क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो हमें दे रखा है, देखो फारेनहाइट का मान दे रखा है हमें 200 डिग्री फारेनहाइट, और किसमें चेंज करवा रहा है उसको, सेल्सियस पैमाने में। तो हमें फारेनहाइट को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है। तो इसमें आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, डिग्री सेल्सियस बराबर फारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। तो ये तो क्या हो जाएगा, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का फॉर्मूला। अगर हमें दिया जाए फारेनहाइट, जो फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का तो फॉर्मूला हो गया, डिग्री सेल्सियस को अगर फारेनहाइट में चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री फारेनहाइट बराबर डिग्री फारेनहाइट बराबर डिग्री फारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस आएगा, क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा, मल्टीप्लाई 9/5 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस में कितना आएगा, 32। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें तो क्या होगा, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें मान किसका दे रखा है, डिग्री फारेनहाइट का, हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस के अंदर चेंज करना है। तो सेल्सियस में अगर चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है हमें, डिग्री सेल्सियस इक्वल फारेनहाइट का मान कितना दे रखा है हमें, 200 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ 200 लिख लो, माइनस में कितना लिखोगे, 32 लिखना है, मल्टीप्लाई 5/9 करना है आपको। अगर 5/9 करेंगे, पहले 200 में से आपको 32 माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 5/9। अगर हम करें, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, 200 में से अगर 32 को माइनस करोगे तो आप कितना आएगा, 168 मल्टीप्लाई 5/9। आप इसको सोल्व करो, फिर आपका डिग्री सेल्सियस में मान प्राप्त हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा आपका, 93.3 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 93.3
डिग्री सेल्सियस। इसको सोल्व कर लेना आप, 168 मल्टीप्लाई 5/9 तो कितना आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। मैं वापस से बता देता हूँ आपको, डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। ये तो फारेनहाइट का मान दिया जाएगा, किस में चेंज करोगे, डिग्री सेल्सियस में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाए और किस में चेंज करो, फारेनहाइट में, तब आपको लगाना है फारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस में 32। देखो इसमें तो माइनस हो रहा है, इसमें क्या करना है, प्लस करना है। इसमें 5/9 है, इसमें क्या करना है, 9/5 करना है। वैसे इतना ही करना है आपको। इसके अलावा अगर आपको दिया जाए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो इसका भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखो कैसे चेंज करोगे आप, अगर आपको केल्विन में मान दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो क्या रहेगा, आपको क्या करना है, केल्विन माइनस में 273.15। अगर केल्विन में अगर आपको मान दिया गया है डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस में 273.15 करना है, किस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अगर केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो आपको प्लस करना है 273.15। बस ये दो ध्यान रखनी है, डिग्री सेल्सियस में मान दिया गया है, केल्विन में चेंज करना है तो आपको 273.15 ऐड करना है। अगर आपको केल्विन में मान दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको माइनस करना है 273.15, वो आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा था फारेनहाइट का मान दे रखा था, किस में चेंज करना था, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, और हमें जो आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, डिग्री फारेनहाइट के अंदर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा शरीर होता है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आपको ध्यान है तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को हम फारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा है। तो ये ध्यान रखना आपको, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है सामान्य, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, कमरे का ताप, सामान्य कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी ध्यान रखोगे आप, सामान्य जनरल रूम टेम्परेचर होता है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और हमारे शरीर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको हमें किस में चेंज करना है, फारेनहाइट में चेंज करना है। तो फारेनहाइट के लिए मैंने बताया था आपको, देखो डिग्री सेल्सियस दिया गया है, फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला हम लगाएंगे डिग्री फारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस में कितना करना है, 32। इससे क्या आ जाएगा हमारा, डिग्री सेल्सियस किस में चेंज हो जाएगा, फारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। देखो डिग्री फारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस में 32। तो अब लिख लो डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है 37 डिग्री, मल्टीप्लाई करना है आपको 9/5 प्लस में 32 करना है आपको। तो आप 37 को 9 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई 5 का भाग देना है, उसमें कितना ऐड कर दोगे आप, 32 ऐड करना है। आंसर निकालो आपका क्या आंसर आएगा। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कितना आएगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में निकाले तो केल्विन का भी मैंने बताया था, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना ऐड करेंगे, 273.15 ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, केल्विन में डिग्री सेल्सियस 37 दे रखा है, इसमें 273.15 ऐड कर देना, जो भी मान आएगा आपका वो किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हो, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो केल्विन में चेंज कर सकते हो, और दोनों मान दिए गए हैं तो आप फारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन,
ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को खालिस्तान के माध्यम से कम किया जा सकता है। देखो जो ठोस पदार्थ होते हैं जिनका हमने यूज कर लिया उसके बाद में क्या रहते हैं, वो अपशिष्ट हो जाते हैं, तो उनको आपको जैसे हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको स्टोर करना चाहिए और उसके अंदर से जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, जो नहीं होती हैं उपयोगी उनको क्या कर देना चाहिए, डिकम्पोज कर देना चाहिए। क्योंकि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कम करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस होती है रीसाइक्लिंग। कौन सी होती है, रीसाइक्लिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उनको क्या कर लिया जाता है, रिसाइकल कर लिया जाता है। या फिर जैसे गिलास होता है, कांच कांच होता है, उसका देखो वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। अगर कांच को आप गिरोगे, जैसे हर जगह आपने डाल दिया उसको, तो वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो हमेशा नुकसान ही करता है। तो उसको क्या करना चाहिए, हमें ठोस अपशिष्ट अलग करना चाहिए और उसका निपटान अलग तरीके से करना चाहिए। तो इनको अलग करना, ठोस जो अपशिष्ट होते हैं उनको अलग करना ही क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग कहलाता है। रिसाइकलिंग का मतलब एक होता है कि किसी चीज़ का रिसाइकल करके वापस से यूज करना, या फिर जो उसके अंदर जो हमारे पास अपशिष्ट है उसमें से छांटना कि ठोस अपशिष्ट कौन सा है, लिक्विड अपशिष्ट कौन सा है, तो उनको छांटना भी क्या कहलाता है, रिसाइकल कहलाता है। तो ठोस अपशिष्ट का जो निपटान करते हैं उसकी समस्या को कम करने की सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है। कौन सी होती है, रिसाइकलिंग। तो ये ध्यान रखना आपको। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर होता है पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन दो ही होती है, विटामिन बी और सी। कौन सी होती है, विटामिन बी और सी। जो पानी के अंदर घुलनशील हो गई ना, वो फैट जो वसा होती है, वसा में क्या होती है, अघुलनशील होती है। क्या होती है, अघुलनशील। तो अगर आपसे पानी में घुलनशील बोला जाए तो आप क्या बताओगे, विटामिन बी और सी। अगर वसा में अघुलनशील बोला जाए तो भी आप कौन सी बताओगे, विटामिन बी और सी। जो पानी में घुलनशील हो गई ना, वो वसा में क्या रहेगी, अघुलनशील। घुलनशील का मतलब होता है कि विटामिन बी और सी पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती हैं, और वसा के अंदर क्या रहेंगी, ये अघुलनशील होती है, वसा के अंदर नहीं घुलती है। तो ये ध्यान रखोगे आप, पानी में घुलनशील होती है विटामिन बी और सी। इसी कारण तो बोला जाता है जो सब्जी होती है उसको हम काटते हैं तो उनके सब्जी के अंदर विटामिन बी भी होती है, सी भी होती है। काटने के बाद में अगर हम सब्जी को क्या करते हैं, पानी से धोते हैं, तो विटामिन बी और सी क्या हो जाती है उसके अंदर से, उसमें पानी में घुलनशील होकर के सब्जी से क्या हो जाती है, वेजिटेबल से बाहर हो जाती है। इसीलिए जो सब्जी होती है उसको काटने से पहले ही धोना चाहिए। अगर बाद में धोओगे तो विटामिन बी और सी क्या हो जाएगी, उससे बाहर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पानी में अघुलनशील पूछा जाए, अघुलनशील, तो बाकी जो भी विटामिन बच गई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी क्या होती हैं, पानी में अघुलनशील होती हैं और वसा में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, पानी में घुलनशील बीसी, बस पानी में घुलनशील बीसी, वसा में क्या हो जाएंगी, अघुलनशील। जो पानी में देखो पानी में घुलनशील हैं, उसके अलावा जो भी विटामिन बच गई वो पानी में क्या हो जाएंगे, अघुलनशील। जो पानी में अघुलनशील रहेंगी वो वसा में क्या रहेंगी, घुलनशील रहेंगी। और विटामिन जो बीसी के अलावा बच गई, ए डी ई के, ये क्या हो जाएंगी, पानी में अघुलनशील रहेंगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विटामिन बी और सी। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। तो फिर यहां पर ऑप्शन आना चाहिए था ए और बी दोनों, तो मैं यहां कर देता हूं अघुलनशील। ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील विटामिन है। तो अघुलनशील पूछेंगे तो पानी में घुलनशील कौन सी है, बी और सी। तो बी और सी तो क्या हो जाएंगी, पानी में घुलनशील हो जाएंगी। और पानी में अघुलनशील में कौन सी आएंगी, ए डी ई के। तो हमारा ऑप्शन विटामिन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पानी में क्या होती है, अघुलनशील होती है। मैंने परिवर्तन कर दिया है यहाँ पर, पानी में अघुलनशील विटामिन, क्योंकि घुलनशील रहेगी तो बी और सी दोनों हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आना चाहिए था, बोथ ए एंड बी।
तो दोनों सही होने चाहिए थे, लेकिन अघुलनशील करेंगे तो घुलनशील होती हैं बी और सी, तो बी और सी तो नहीं आ सकता क्योंकि अघुलनशील पूछ रखा है। अघुलनशील क्या होती है, ए डी ई के, तो ऑप्शन जो विटामिन ए दे रखा है सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है मानव कान इस रेंज में आवाज सुन सकता है। देखो जो सुनने की जो आवाज होती है उनको एक तो हम बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि, एक बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, और एक बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। जो श्रव्य होती है वो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, HZ भी लिखते हैं और हर्ट्ज भी लिखा जाता है, क्योंकि जो आवाज होती है उसकी ध्वनि को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज के अंदर। प्राश्रव्य क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और अपश्रव्य क्या होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे। तो आपको ध्यान रखना है, एक होती है अपश्रव्य, एक श्रव्य और एक प्राश्रव्य। तो श्रव्य क्या रहेगी, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, और प्राश्रव्य क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, और अपश्रव्य क्या हो जाएगी 20 हर्ट्ज से नीचे। तो जो श्रव्य ध्वनि होती है उसको मानव के कान क्या कर सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं। तो हमारे जो कान होते हैं, तो हम जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, वो कितने हर्ट्ज की साउंड को सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की। अगर 20,000 से ऊपर रहेगी या 20 से नीचे रहेगी तो उसको हम नहीं सुन सकते। तो अपश्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से जो नीचे होती है उसको कौन सुन सकता है, हाथी और व्हेल। क्या सुन सकते हैं, हाथी हो गया, व्हेल मछली हो गई, ये क्या कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे जो होती है ध्वनि उसे भी आसानी से सुन सकते हैं। अगर हम बात करें प्राश्रव्य की, तो प्राश्रव्य को कौन आसानी से सुन सकते हैं, इसको सुन सकते हैं चमगादड़ हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, चमगादड़, कुत्ते, तो क्या रहेगा, चमगादड़ हो गया, कुत्ते हो गया, इसके अलावा बिल्ली हो गई, ये सभी क्या कर सकते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसको भी आसानी से सुन सकते हैं। तो हमें क्या पूछ रखा है, मानव कान इस रेंज में आवाज सुन सकता है, तो कौन सी रेंज में, श्रव्य ध्वनि में 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। जो हमारा सी दे रखा है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, जो क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बताना है कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं बता देता हूं आपको दो चार। एक होता है सिरका, विनेगर बोलते हैं, सिरका हो गया। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नींबू हो गया, नींबू के अलावा संतरा हो गया, इनमें कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर के अंदर होता है ओक्सैलिक अम्ल। कौन सा होता है, ओक्सैलिक अम्ल, ओक्सैलिक एसिड होता है। टमाटर के अलावा अगर हम बात करें, दही की बात करें, तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आता है जो हमारी चींटी आती है, चींटी का डंक, या फिर इसी में आपसे पूछ सकता है और नेटल का डंक। चींटी का डंक और नेटल का जो डंक होता है, इन दोनों के अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। वैसे तो और भी हैं, आप सारणी देखोगे तो 50 से लेकर के 100 होते हैं, लेकिन केवल आपको ये मोस्ट याद करने, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है सिरका जो होता है जिसका अचार के अंदर यूज करते हैं, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नींबू और संतरे में क्या कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है, चींटी जो काटती है उसमें हमें जलन होती है उसमें कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। इसके अलावा नेटल का एक प्लांट आता है, जो नेटल का प्लांट आता है उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं उसकी, उसके ऊपर भी क्या होते हैं? कांटे होते हैं। अगर वो कांटे हमारे शरीर में चुभ जाएं तो वो भी कौन सा अम्ल छोड़ते हैं? मेथेनोइक अम्ल, जिससे हमें क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा बहिर्मंडल में सबसे ज्यादा होती है? देखो एक तो हमारा वायुमंडल होता है, एक बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल कौन सा होता है? जो 640 किलोमीटर से ऊपर होता है अनंत, वो बहिर्मंडल होता है। 640 किलोमीटर से जो नीचे रहेगा उसे हम वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वायुमंडल के अंदर अलग डाटा हैं, बहिर्मंडल के अलग के लिए अलग डाटा हैं। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो होती है 78.08%। लगभग आपको 78% ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑर्गन गैस पाई जाती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। मोस्टली 4 ही गैसें होती हैं हमारे वायुमंडल के अंदर। O2 होती है 20.93%, लगभग 21%। इसके अलावा ऑर्गन की बात करें तो कितनी होती है? 0.93% होती है। कितनी होती है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो 78% होती है। O2 होती है 20.93, लेकिन लगभग क्या बोल देते हैं हम? 21% होती है। ऑर्गन गैस कितनी होती है? 0.93%। CO2 होती है 0.03%। अगर हम बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है, जिसे हम बोल देंगे H2 गैस। कौन सी होती है? H भी मिल सकता है आपको, H2 मिल सकता है। तो बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो सूर्य के अंदर, जो सूर्य का जो हमें प्रकाश मिल रहा है, तो जो सूर्य है, सूर्य में भी क्या होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम मिला बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नाभिक संलयन अभिक्रिया। कौन सी बोलेंगे? नाभिक संलयन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है जो सूर्य होता है उसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नाभिक संलयन अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिक संलयन होती है। और सूर्य के ऊपर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन ही पाई जाती है। तो हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा होती है? तो बहिर्मंडल में क्या पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में? हाइड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए वाला। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है, यह निम्नलिखित अणु के प्रकारों में से एक है। देखो ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट। इसी के फिर प्रकार होते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ये सभी किसके प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, जिनका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जो हम फूड भोजन खाते हैं उससे भी वो किस में, जो भोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है। और ग्लूकोज की
जो हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, CO2 बनती है, H2O बनता है, प्लस में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो किस फॉर्म में प्राप्त होती है, हमें ATP की फॉर्म में प्राप्त होती है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। जो हम ग्लूकोज लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक उभयचर है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उभयचर होता क्या है। उभयचर होता है जो स्थल पर भी रहता है प्लस में जल में भी रह सकता है, जो दोनों जगह रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोला जाता है। तो हमें उभयचर का बताना है। जो गाय होती है, गाय पानी के अंदर थोड़ी ना रहती है, वो कहाँ रहती है, स्थल पर। तो ये क्या रहेगा, आंसर नहीं रहेगा। सेकंड दे रखा है फ्रॉग, मेंढक। मेंढक देखो स्थल पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो ये क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि उभयचर उसे ही बोला जाता है जो स्थल और जल दोनों पर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, मेंढक। खरगोश भी स्थल पर रहता है, व्हेल कहाँ रहती है, केवल और केवल जल में रहती है। अगर बाहर जो स्थल होता है वहाँ पर व्हेल नहीं रह सकती। खरगोश कहाँ रहता है, स्थल पर रहता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, मेंढक। मेंढक के अलावा देखो मगरमच्छ होता है, वो भी कहाँ रहता है, स्थल पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। तो उभयचर वो ही होते हैं जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, जिसका जो ऑप्शन है मेंढक वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। आपको कोई स्पेशल टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको ये सीरीज मिल रही है लगातार, ये 5वां भाग है, इसके अंदर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और भी अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।